हेलो दोस्तों। रोमन हत्यारा के पहले दो भागों में आपने पढ़ा किस तरह से एक टोप के बारे में बात होती है। जो टोप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उस टोप को जब विजम पहुंचाया जाता है तो उसके लिए मिस तिवारी जी को डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। पर रोमन हत्यारा तिवारी जी की हत्या कर देता है और उसके बाद दूसरे डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर डिसूजा साहब आईजी राजन के पास पहुंचते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा मांगते हैं। तो ध्रुव को आईजी राजन ध्रुव को उनकी सुरक्षा के लिए भेजते हैं। परंतु रोमन हत्यारा वहाँ भी पहुंच जाता है और उसकी ध्रुव से लड़ाई होती है। अब उसके आगे, परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन रोमन सैनिक ने उसे ऐसी पत्ते की तरह उड़ा दिया। आहा, यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। ध्रुव चिल्ला उठा, नहीं, गोली मत चलाना। परंतु भैंस से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां निगलने लगा। पूरा कैबिन धुएं से भर गया। पर जब धुआं छटा तो हा हा हा, यह क्या, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं है। डिसूजा डर कर बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका। लेकिन ध्रुव ने उछल के फिर पकड़ लिया और ध्रुव के कारण उसको रोमन सैनिक को एक सेकंड के लिए रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार को भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोर कर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी एक चमचमाती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ बहने लगी। आहा, अगर इस वक्त कुछ नहीं किया तो। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कीला बाहर आ गया। अगले पल ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और आह, वो रोमन हत्यारे के हाथ पे लगा, जिससे उसकी तलवार छूट गई और ध्रुव को भागने का मौका मिल गया। इस समय भागने में ही समझदारी है। ध्रुव ने एक क्षण के लिए रोमन हत्यारे को पीछे देखा, परंतु पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर की एक कुबड़ी जड़ में फंस गया और वह झटके से नीचे गिरा और उसके आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा डूबने लगा, क्योंकि उसका सर एक चट्टान से टकरा गया था। पास आती पच्चापों को ध्रुव सुन नहीं पाया। ठक ठक, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। आहा हा हा, रोमन हत्यारा उसके पास पहुंच के हंस रहा था। रोमन सैनिक पलटा, अपने शिकार की खोज में चल पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वो उस रोमन हत्यारे के जंगल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो, ओह, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं तेजी से बाहर निकला, अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में, हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला। बॉस? क्या? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। मैं कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही हैं। तो तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस कैबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम और पता। रोमन टोप का पता? मुझे नहीं पता वह कौन है, खुदा कसम। ध्रुव ने उसकी घूंसा मारा। झूठ मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच रहा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कि तभी न जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। फिर वह रुका और बोला, रंगा शाह, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता ना क्या करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे यहाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया।
जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वहीं रोमन टॉप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। ध्रुव ने चिट्ठी पढ़ी। इस चिट्ठी के साथ रखी टोपी पोशाक को पहनकर तुम भीड़ों में जाओगे। यहाँ तुमको एक कैबिन में डिसूजा नाम का आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फोटो और रास्ते का नक्शा इस चिट्ठी के साथ लगा है। डरना मत। इस टोप को पहनने से तुम्हें अद्भुत ताकत आ जाएगी। कतकरने पश्चात ये टोप और पोशाक वहीं दौड़ कर रख लेना। जैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। धोखा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ओह समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादू पोशाक को लेकर उड़न हो जाऊं। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ। अब जब तुमको होश आया तो तुम्हारा और जब मुझे होश आया ना वहाँ पर पोशाक थी, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई टोप। हम्म शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा? ध्रुव सोच में डूब गया। और इसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पल हाबर पर समुद्र पर खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। तुम तुरंत पल हाबर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रोमन टॉप के विषय में। ही बात ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पल हाबर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है अगर वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ। अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हाँ, हमेशा के लिए। वो कांप गया क्योंकि पीछे से रोमन सैनिक चढ़ रहा था ना। तो तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा। हा हा हा।